हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई आगे बात करेंगे हम। आगे जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र का नेक्स्ट आर्टिकल। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में, और मैंने कहा था कि इसके बाद वाला जो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल अच्छे टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है ना, लेकिन ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जा सकते हैं। तो जो अगला अपना आर्टिकल है वो क्या है, विद्युत आवेशों के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों की हम बात करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र की भी बात करेंगे और विद्युत विभव की, क्योंकि दोनों का जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख चुके हैं। तो विभिन्न आवेश वितरणों, अब आवेश का वितरण कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। सतत आवेश वितरण मैंने आपको बताया था ना अभी, कि सतत आवेश वितरण की वजह से E इक्वल टू क्या रखते हैं हम, DE। एक तो इससे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, और एक कैसे निकालते थे, V बराबर यहाँ पे लिखा था कितना, DV, या फिर क्या लिखा था, DQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये स्लाइड हमने यहाँ पर लिखी थी और इस पर बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है आ गया किसी बिंदु आवेश की वजह से। सबसे पहले हेडिंग क्या, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण मैंने आपको विद्युत विभव तो बता दिया था, विद्युत विभव कितना होता है, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में हम बात करते हैं, तो पहले हेडिंग डालिए बिंदु आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो एक मेरे पास कोई आवेश रखा है, ठीक है ना, यहाँ से बिंदु P के ऊपर एक कोई एकांक आवेश उपस्थित है, और ये दूरी कितनी है इसके बीच में, R है। कितनी दूरी है, R दूरी है। तो अगर यहाँ पर R दूरी दे रखी है, अब हमें पता है कि ये कौन सा आवेश है भाई, ये स्रोत आवेश। कौन सा आवेश है, स्रोत आवेश, जो क्या करता है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। अब यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, E बराबर F बटा Q नॉट। क्या लिख सकते हैं, E बराबर F बटा Q नॉट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भी धनावेश और ये भी क्या है, धनावेश है। तो ये इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ बल लगाएगा इधर F। उस बल F का जो मान होगा, उस बल F का मान कितना होगा, F बराबर Q नॉट बटे R का स्क्वायर। कुलाम का नियम तो हमने ये पढ़ा ना कि K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो उस कुलाम के नियम के अकॉर्डिंग F बराबर Q नॉट बटे R का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इस F का मान अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, E बराबर Q नॉट बटे R का स्क्वायर इंटू Q नॉट। ये भी एकांक आवेश है, ये भी एकांक आवेश है, दोनों कट गए। तो E बराबर कितना हो गया भाई, KQ बटे R का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है, E बराबर KQ बटे R का स्क्वायर। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एकांक आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, न्यूटन पर कूलाम। एकांक आवेश, ऐसे देखेंगे विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश या फिर बिंदु आवेश, एकांक आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। एकांक आवेश, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में एकांक आवेश आ रहा है क्या, Q नॉट से Q नॉट तो कट ही रहा, तो एकांक आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई E के बारे में। और वैसे V वाला डेरिवेशन भी मैंने आपको पहले करवा दिया था, उसका है मेरे पास ये पूरा PDF। ये V बराबर कितना आ गया था, KQ बटे R। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था ना, V बराबर कितना देखा था, KQ बटे R, ये बिंदु आवेश की वजह से। अब V बराबर आ गया KQ बटे R, और यहाँ पर E बराबर कितना आ गया, KQ बटे R स्क्वायर। तो दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ बना लेते हैं। तो एक बनाता हूँ विद्युत क्षेत्र के बीच में और R के बीच में। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, अति परवलय बोलते हैं, समकोणीय अति परवलय, ठीक है ना। और यहाँ पर जो विद्युत विभव और R के बीच में आएगा, तो V इधर हो गया और R इधर हो गया। तो इसके बीच में ग्राफ कुछ इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा।
बस बात ये है कि यहाँ पर स्क्वायर टाइम्स था, तो विद्युत क्षेत्र अगर रेडियस आपने बढ़ा दी, आर का मान बढ़ा दिया, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल आर के रूप से घटेगा, क्योंकि यहाँ वी समानुपाती क्या है, 1/r है, और यहाँ पे क्या है, ई समानुपाती 1/r का स्क्वायर है। ठीक है ना, ई समानुपाती क्या है, 1/r का स्क्वायर है। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो बिंदु आवेश की वजह से आने वाली कहानी हमारी वापस कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी बात क्या दे रखा है। अब देखिए, ये बिंदु आवेश की वजह से तो पूरा डन हो गया, ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अच्छा, इसमें इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसका वेक्टर रूप कैसे लिखते हैं, ये वाला याद रखिएगा ना। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र में बात करी थी ना, तो ई सदिश बराबर कितना हो जाएगा, Q/r का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर केप। आर केप को क्या बोलते हैं हम, एक तरह से एकांक आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक आवेश बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये हो गया आर के ऊपर केप। आर केप का मान कितना होता है भाई, एकांक आवेश का मान होता है आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। अगर इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो इसका एक और रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई सदिश बराबर ये हो जाएगा KQ/r³ इंटू आर सदिश। सदिश रूप, क्योंकि सदिश राशियों को लिखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए याद रखिएगा ई बराबर KQ/r² इंटू आर का केप। और ये आर केप क्या कहलाता है मेरे पास, एक तरह से इकाई सदिश कहलाता है। और इकाई सदिश को क्या लिख सकते हैं, आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर दोनों के बीच का ग्राफ याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है रेखीय आवेश। अब रेखीय आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसका मैं आपको डेरिवेशन पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी तो यहाँ फॉर्मूला इसने डायरेक्ट दे रखा है। तो रेखीय आवेश, अब रेखीय, देखिए मैंने आपको आवेश घनत्व 3 प्रकार से बताया। एक रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, और एक आयतन आवेश घनत्व पढ़ाया था। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो घनत्व होता है वो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, लैम्डा के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा के द्वारा। तो एक मेरे पास रॉड दे रखी है, इस रॉड का ये जो अपर एंड है ए, और इसका लोअर एंड मैंने मान लिया बी। अपर एंड के साथ इसने एंगल बना रखा है बीटा, और लोअर एंड के साथ बना रखा है कितना, अल्फा। और इस बिंदु पी के ऊपर मुझे क्या निकालना है, एक विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। और बिंदु पी के ऊपर क्या रखा है मेरे पास, एक तरह से एकांक बिंदु आवेश रखा हुआ है। क्या रखा है, कोई बिंदु आवेश रखा है। तो बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, दो चीज़ आएगी, एक उसका वाई डायरेक्शन में आएगा, और एक क्या आएगा, एक्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, है ना। तो याद रखिएगा, एक एक्स डायरेक्शन में आता है और एक क्या आता है, वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, ये इसको इसने ई वाई लिखा है, इसको ई वाई ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ई एक्स लिखेंगे, है ना। इसको एक्स कर लीजिए, है ना। ये इस तरीके से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई एक्स हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, ई वाई हो गया, है ना, बिंदु पी के ऊपर। और एक डेरिवेशन इसने जो फॉर्मूला लिखा है, देखिए ये दो फॉर्मूले इसने यहाँ पे दे रखे हैं डायरेक्टली। ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और दूसरा दे रखा ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये दोनों कैसे आए हैं इसके ऊपर हम भी चर्चा करने वाले हैं। पर फॉर्मूला याद रखना है, किसी रॉड की वजह से बिंदु पी के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या फिर के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कैसे आते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कैसे आए उसमें हम देख लेते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए ये पूरा वीडियो मेरा डला हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो हमने एक कोई रॉड ले ली, क्या ले ली भाई, एक रॉड ले ली, एक छड़ ले ली, है ना, ये छड़ हो गई। इसके ऊपर कितना आवेश वितरित है, पूरा धनात्मक आवेश से वितरित है ना। इसके मध्य बिंदु यहाँ से बिंदु पी, इस बिंदु पी के ऊपर मैंने क्या मान लिया, एकांक आवेश मान लिया, जिसको क्यू आवेश से कोई लेना देना नहीं है। विद्युत क्षेत्र को इस एकांक आवेश से कोई लेना देना नहीं है। इसने इसके साथ जो कोण बना रखा है वो बना रखा है कितना, बीटा। इसने इसके साथ जो कोण बना रखा है वो बना रखा है अल्फ़ा। इसे मैंने ए बोल दिया और इसे क्या बोल दिया, बी बोल दिया। और ये पॉइंट कितना है मेरे पास, पी ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसका आवेश घनत्व इसकी लंबाई में मान लेता हूँ कितनी, एल। और इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या चीज़ भाई, रेखीय आवेश घनत्व। इसका रेखीय का आवेश घनत्व होगा लैम्डा, और लैम्डा को क्या लिखूंगा, क्यू बाई एल। मतलब आवेश एकांक लंबाई में आवेश, लैम्डा बराबर क्या लिखूंगा, एकांक लंबाई में आवेश। ठीक है, तो
तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बाई एल। अब देखिए ये जो छड़ होती है, इस छड़ को तोड़ने का तरीका होता है, वैसे मैंने आपको द्रव्यमान वाला जो चैप्टर होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं उसमें भी बता रखा है, और इंग्लिश मीडियम में भी इसको समझा रखा है कैसे उसको रॉड को तोड़ेंगे, इस छड़ को कैसे तोड़ेंगे। तो आइए यहाँ छड़ को तोड़ने का तरीका सीखते हैं। ये छड़ है, इसका बिंदु क्या है, पी है। अब मैं इसके मध्य बिंदु, इसे क्या नाम दे दिया, मध्य बिंदु ओ दे दिया। इस ओ से किसी डिस्टेंस पर जाता हूँ, वर्टिकली वाई डिस्टेंस पर गया, और वाई पर जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया भाई, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश के ऊपर आवेश कितना आया मेरे पास, एक छोटा सा आवेश आ गया, कितना, डी क्यू। ठीक है, याद रखना, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वाई पे जाके डी वाई का एक एलिमेंट ले लिया, उस पर आवेश कितना आएगा, डी क्यू आ गया। ये जो कोण बना है, इस कोण को मैंने नाम दे दिया थीटा। क्या दे दिया भाई, थीटा। और ये जो छोटा सा अल्पांश है उसकी लंबाई कितनी निकाल ली, इतनी। इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली कितनी, डी वाई। अब यहाँ पर ये धनावेश और ये भी धनावेश है, तो यहाँ से एक इधर विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा मेरे पास, डी ई बनेगा। क्या बनेगा, डी ई बनेगा। अब यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र मेरे पास डी बना है तो यहाँ पर दो चीज़ बनेगी, एक तो नीचे और एक इस तरीके से। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ऑब्वियस सी बात ये कोण भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, विपरीत एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कोण थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस डी का ये वाला घटक कितना हो जाएगा भाई, डी कॉस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा भाई, डी ई साइन थीटा। तो एक मेरे पास आ गया क्षैतिज घटक और एक आ गया ऊर्ध्वाधर घटक। मैंने क्या करा, y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर देखा कि विद्युत क्षेत्र किधर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये कोण थीटा, तो ये भी कितना बनाया, थीटा बनाया। विपरीत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके दो घटक करें, एक घटक करा डी कॉस थीटा और एक घटक करा कौन सा, डी साइन थीटा, है ना। ये घटक क्या है मेरे पास, डी ई कॉस थीटा। अब देखिए इस बिंदु P के ऊपर दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं भाई, एक तो मेरे पास आ रहा है x डायरेक्शन में, तो एक को मैं लिख देता हूँ ई ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूँगा मैं, डी ई कॉस थीटा, x डायरेक्शन में, है ना, ये x हो गया। और एक मेरे पास आ रहा है y, तो ई ऑफ y वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा भाई डी ई, और ये हो गया साइन थीटा, है ना। एक आ रहा है डी कॉस थीटा और एक आ रहा है डी साइन थीटा। तो पहले वाला जो फॉर्मूला था मेरे पास वो इससे निकलेगा, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला वो इससे निकलेगा, ठीक है ना, डी कॉस थीटा और डी। अब यहाँ पर ये जो डी ई आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई डी का ई बराबर कितना होता है मेरे पास, ई बराबर होता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लेंथ, ये मैंने मान ली कितनी, स्मॉल डी मान ली, कितने मान ली, स्मॉल डी मान ली। तो वही चीज़ यहाँ पर भी ये कितनी लेंथ हो गई मेरे पास, स्मॉल डी हो गई क्या, हाँ जी। ये वाई, ये कितना हो गया मेरे पास, ये तो वाई था, तो ये इसे मैं क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर सोच के बताओ जरा, डी ई बराबर, एक तो के हो गया, एक छोटा सा आवेश कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास हो गया के, एक छोटा सा आवेश कितना हो गया, ये डी क्यू, है ना, ये आवेश कितना लिखा है, डी क्यू, तो ये हो गया डी क्यू। और इन दोनों पॉइंट के बीच के, इसके और इसके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, तो इसको लिखा आर का स्क्वायर। तो जो छोटा सा विद्युत क्षेत्र है वह कितना आया, डी क्यू बराबर के, डी ई बराबर के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में फिट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए भाई आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई, डी वाई हो गई। तो देखिए विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना आ गया, पहले हम बात कर लेते हैं ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स में कितना होता है, ये आ गया डी कॉस थीटा, और डी का मान कितना आया था मेरे पास, वो आया था के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर इंटू ये कितना आ गया था मेरे पास, कॉस थीटा, कितना आ गया, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गणित लगाना अपने को, ये मेरे पास कितना एंगल था, थीटा, ये कितना था मेरे पास y, और ये कितना था मेरे पास r, कितना था, r था। तो क्यों ना मैं के डी क्यू, इस डी क्यू का वैल्यू लिख लेता हूँ। तो जनरली इसकी रेखीय आवेश घनत्व में कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो यहाँ से लिख कर लिखता हूँ लैम्डा इक्वल टू, छोटे से पार्ट की वजह से आएगा डी क्यू बाई डी एल की जगह आएगा डी वाई, ठीक है ना, डी एल की जगह कितना आ जाएगा,
dy आ जाएगा, क्योंकि छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी थी यहाँ से, ये जो पार्ट लिया था है ना, इसकी लेंथ कितनी थी मेरे पास, dy थी ना, तो dy हो गया। तो यहाँ से अब एक चीज़ और, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो ये dy है, ये छोटा सा कोण कितना बनेगा भाई मेरे पास, डी थीटा, कितना बनेगा, डी थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी थीटा बराबर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर कितना हो जाएगा मेरे पास, डी वाई, और रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, आर। तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से डी वाई का वैल्यू मेरे पास आ गया आर इंटू डी थीटा, कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखो, तो ये जो डी वाई आया ना मेरे पास, ये डी वाई, इस डी वाई का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर रखूँगा तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटे ये हो गया आर इंटू डी थीटा, है ना, डी वाई की जगह क्या रखा, आर इंटू डी थीटा। अब यहाँ से डी क्यू का वैल्यू निकाल लो, तो डी क्यू बराबर कितना लिखूँगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया क्या। अब ये जो वैल्यू आया है मेरे पास किसका है, डी क्यू का, इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसके अंदर के डी थीटा के अंदर, है ना, ये डी क्यू लिखा भी, इसको याद रखना, क्या लिखा इसको मैंने, डी क्यू, इसके अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो देखिए पुट करने से कितना बनता है मेरे पास फाइनली आंसर। अब इसको फाइनली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ई ऑफ एक्स बराबर के डी क्यू की जगह रखा लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, गॉट इट। और यहाँ पर कितना हो गया भाई, कॉस थीटा। ध्यान से देखो, आर ने आर को मार दिया, क्या एक आर से एक आर कट गया, जो बचा उसे बाहर निकाल लीजिए। ई एक्स बराबर के लैम्डा, नीचे बचेगा आर, अंदर हो जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अक्ष के नीचे अगर कोई चीज़ आ रही है, इस अक्ष के नीचे आ रही है, तो इसको मैं मान लूँगा अल्फ़ा माइनस अल्फा अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा। तो अल्फ़ा से कहाँ तक जाना है, बीटा, लेकिन अल्फ़ा की जगह क्या लेंगे, माइनस अल्फ़ा, क्योंकि वो एक्सिस के कहाँ ना नीचे आ रहा है, ये एक्सिस के कहाँ आ रहा है भाई, नीचे आ रहा ना, तो उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक। ठीक है ना, माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक। तो देखिए यहाँ से फाइनली कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, ई ऑफ एक्स बराबर के लैम्डा बटे आर बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, समाकलन साइन थीटा हो जाएगा क्या, है ना। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक। ठीक है ना, कॉस का समाकलन कितना हो गया, माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक, साइन थीटा और माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक उसकी लिमिट हो गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लैम्डा बटे आर, पहले अपर लिमिट, तो ये हो गया साइन बीटा, बीच में माइनस आता है साइन, और ये हो गया माइनस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो कहाँ भेज देता है, उससे बाहर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ई एक्स बराबर के लैम्डा बटे आर, और ये हो गया साइन बीटा, अंदर वाला नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फ़ा। तो ये आ गया मेरे पास क्या, ई एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ई वाई डायरेक्शन में भी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो सिमिलर ही आएगा, मतलब यहाँ तक की जो कहानी है, कहाँ तक की ये कहानी पूरी सेम है, बस वहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ मैं, ई ऑफ वाई, ये के लैम्डा बटे आर बाहर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट माइनस अल्फ़ा से बीटा तक। तो के लैम्डा बटे आर बाहर हमारे पास, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया माइनस अल्फ़ा से लेके बीटा तक, अपर लिमिट बटा लोअर लिमिट, तो के लैम्डा बटा आर हो गया, के लैम्डा बटे कितना हो गया मेरे पास, आर, और ये हो गया कितना, माइनस का कॉस बीटा माइनस कॉस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या ये प्लस कर देता हूँ, और कॉस माइनस का अल्फ़ा। कॉस के अंदर ऋणात्मक अगर कोई चीज़ आती है तो उसको क्या करता है, धनात्मक कर देता है। तो यहाँ से ई ऑफ वाई कितना हो जाएगा भाई, के लैम्डा बटे आर, और ये आ गया पॉजिटिव वाला, पहले लिख लीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया किसके कारण,
रेखीय आवेश की वजह से, और ये दोनों ही फॉर्मूले हमने पीडीएफ में देखे थे। तो याद रखना किसी रॉड को तोड़ने का तरीका कैसे होता है और कैसे हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर निकाल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या आता है, उसके वजह से हम विद्युत क्षेत्र टोटली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा परफेक्ट डेरिवेशन में आपको बता दिया रेखीय आवेश की वजह से कितना आता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा था, पर हिंदी मीडियम में भी अपना हो गया। ठीक है ना, तो पूरा डेरिवेशन एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, दो चीज़ों हमने निकाल ली, डी कॉस थीटा भी निकाल लिया और डी साइन थीटा भी निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं हम इसमें जो फॉर्मूला है। अब देखिए पीडीएफ में देखते हैं, पीडीएफ में क्या दे रखा था अपने पास। तो देखिए ये दोनों बातें मैंने कर ली है। ई एक्स कितना आ गया मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉस बीटा अपॉन में, इसको आगे पीछे लिखना ना, ये आगे पीछे आएगा भाई। तो ये ई वाई का फॉर्मूला रखना कितना, ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बटे आर। ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है ना, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फिर इसके नेक्स्ट आर्टिकल में मैं विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन विद्युत विभव निकालने के पहले इसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन में बताऊँगा कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है। तब तक के लिए जो डेरिवेशन बताया इसको पूरा अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियो, हिंदी मीडियम के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सकें। तब तक के लिए ओके बाय।